मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल केवीआर लर्निंग एकेडमी में। तो चलिए, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो सेशन चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 20/2/2024 का पहला शिफ्ट में पूछा हुआ सारे के सारे क्वेश्चंस, जो मैथ्स के एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चंस पूछता है, सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये पहला क्वेश्चन। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एसएससी जीडी के हर शिफ्ट में देखिएगा तो मैथ्स में आपको 3 से 4 जो क्वेश्चंस है बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चंस है, ठीक है। और बहुत इजी भी क्वेश्चंस है। तो आप लोग को पता है कि पहले जो है ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, और इसके बाद डिवाइड का, इसके बाद मल्टीप्लीकेशन का, इसके बाद प्लस माइनस का क्रिया करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि 2/24 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/12। और 96/12 की जगह तो 12×8 = 96, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। 8 हो गया, और 4/8 है यहाँ पे, ठीक ना। 4/8 यानी कि 1/2 हो जाएगा। और 36 का 1/2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, यानी आपका लास्ट में आएगा 41 इंटू कितना आया, 18 आया। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना, 1 इंटू 8 कीजिएगा, यूनिट डिजिट आपका कितना होगा लास्ट में 8, 738 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और बहुत इजी था, ठीक है, आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए, कह रहा है कि 12,000 रुपये को पी क्यू आर के बीच में क्रमशः 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा कितना होगा? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी जीडी का 2024 के पहले शिफ्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले तो अनुपात हम देखेंगे कि यहाँ पे पी क्यू आर का अनुपात कितना है। पी क्यू और आर का जो अनुपात है 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2, ठीक है। हर में जो संख्या उसको हटाना चाह रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तीनों में जो लोग बेसिक से अगर क्लास कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि नीचे में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। तो सबसे जो बेस्ट तरीका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। सबका एलसीएम, तो 2 ही एलसीएम आएगा, तो 2 में सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा 1 अनुपात 1/2 इंटू 2 की जगह तो कितना हो जाएगा 1 आएगा। और 4 इंटू 2 की जगह तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 2 कट जाएगा, ठीक है ना, तो 3 हो जाएगा। ये अनुपात कितना आ गया, 1/8 अनुपात 3 आ गया, ठीक है ना। अगर तीनों को जोड़िएगा तो 8 3 11, 11 1 12। 12 का वैल्यू कितना दिया है, 7200। 12 का वैल्यू 7200, तो एक का वैल्यू कितना होगा बाबू? एक का वैल्यू, हाँ, 6 12 6 72, 600, ठीक है। एक का वैल्यू 600, तो पूछ रहा है कि आर का हिस्सा कितना होगा, तो आर का हिस्सा कितना है 3 है। तो 3 का वैल्यू कितना होगा, क्षेत्रीय 1800। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये तो क्या रेशियो का क्वेश्चन है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है सेम ईयर का। कह रहा है कि 2320 2320 रुपया में एक पुराना बल्ला खरीदता है, ठीक है। बैट बॉल जो खेलते हो तुम लोग, ठीक है, वो पुराना बल्ला बच्चों लोग खरीद रहा है इतना में, ठीक है, क्योंकि उसके पास नया बल्ला खरीदने का पैसा नहीं रहता है, तो ये पुराना ही खरीद लेता है। 2320 रुपया में खरीदता है, और इसके बाद उसमें थोड़ा बहुत मरम्मत करवाता है, हो सकता है पेंट उंट करवाया होगा, तो 180 रुपया और खर्चा हो जाता है। यदि वो इसे 2400 रुपया में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना है ना। अब फिर बेच ही दे रहा है, यानी कि खेलने के लिए वो लोग नहीं खरीद रहा है, ठीक ना। वो लोग बिजनेस ही स्टार्ट कर दे रहा है। तो 2320 रुपया में खरीदा है, और आपको जो मरम्मत में 120 रुपया लग रहा है, 180 रुपया लग रहा है, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की बात कीजिएगा तो कितना, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 2500। 2500 हुआ ना, यानी 2500 रुपया सीपी हम मान लेते हैं, और बेच रहा है कितना में ये लोग बेच रहा है 2400 रुपया में। तो सिंपल सा चीज है कि ये लोगों को लॉस हो रहा है, ठीक है। तो लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, 100 का लॉस हो रहा है ना। कितना में, 2500 में। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 2500 के 100 यानी कि 4% आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना बनाने की कभी कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपको जमाने भी बना सकते हैं कि 2500 रुपया टोटल इन्वेस्ट कर रहा है और बेच रहा है 2400 रुपया में, तो 100 रुपया का लॉस हो रहा है। 100 रुपया का लॉस किस पे हो रहा है, 2500 में। तो 100/2500 तो कितना हो जाएगा, 1/25, और 1/25 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, और इस टाइप का तो बहुत सारा क्वेश्चन आप देखिएगा प्लेलिस्ट में, तो हम शॉर्ट में भी बहुत सारा वीडियो बनाए हैं।
आप इसको मुझे बनाइए कि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि की जाती है। लंबाई में वृद्धि कर रहा है तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए, यानी पहले जितना क्षेत्रफल था उतना ही क्षेत्रफल आपका रहना चाहिए। तो फिक्स है कि आपको चौड़ाई कम करना पड़ेगा, तो कह रहा है कि वही चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है सेम शिफ्ट में, 20/2/2024 पहले शिफ्ट में। तो देखिए इसका जो मेथड है, ट्रिक से आप कैसे बनाइएगा फास्ट तरीके से, आपको मुझे हम बनाते हैं। देखिए इसका जो है प्रतिशत में दिया है 14.28%, ठीक है। और इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू यानी भिन्न में जो आएगा 1/7 आ जाएगा। देखिए आपको मैंने बताया था 14 सही 2/7%, ठीक है, या फिर 14.28% का फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। तो 1/7 की वृद्धि की जाती है, ठीक है। तो कमी मैंने बताया ना था कि टेबल जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज बताया था कि जो टेबल है, जैसे मान के चलिए कि 25% का वैल्यू 1/4, ठीक है। 20% का वैल्यू कितना 1/5, और 16 से 2/3% का वैल्यू कितना होता है 1/6, और 14 से 2/7% का वैल्यू कितना होता है 1/7, ठीक है। और 12.5%, ठीक है, का वैल्यू कितना 1/8। चलिए इतना ही हम देखते हैं, पूरा टेबल करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 14.28% की वृद्धि की जा रही है। तो 14.28% का वैल्यू कितना होता है 1/7 होता है। 1/7 की वृद्धि कर रहा है तो कह रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। तो जब भी घटेगा तो 1/7 से कम होता है 1/8, ठीक है। तो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा, और 1/8 का मतलब 12.5%, 12.5% आपका आंसर हो जाएगा 12.5%। ऐ समझ में। अगर वृद्धि पूछता, अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि एक आयत की लंबाई में इतना प्रतिशत की कमी कर दी जा रही है, यहाँ पे वृद्धि की जगह पे अगर कमी देता, कहता है कि क्षेत्रफल में कितना अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई कितना प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए, फिर चौड़ाई बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने की बात आएगा तो 1/7 से ज्यादा है 1/6, 1/6 आंसर हो जाएगा। और 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना है 16 सही 2/3%, ठीक है। ये तो मैंने आपको मुंह जबानी बता दिया। देखिए इसको मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे। क्या हुआ बाबू, बैठ जाओ आराम से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि 14.28%, ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/7, ठीक है। तो कह रहा है कि इतना वृद्धि हो रहा है, यानी पहले 7 था तो एक वृद्धि हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ये हो गया आपका लंबाई, और ये आपका हो जाएगा मान के चलिए वृत्त चौड़ाई, ठीक है। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल को पहले जितना था बाद में भी उतना ही रखना है, यानी कि अपरिवर्तित रखना है। हम आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करें, थोड़ा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। हम डायरेक्ट भी यहाँ पे बना सकते हैं और बताएंगे वो मेथड भी। देखिए लंबाई में अगर 1/7 की वृद्धि हो रही है, मैं कहने का मतलब 7 था तो 1 का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा 8 होगा। तो 7 से 8 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल को सेम रखने के लिए, चूंकि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, जो चौड़ाई है 8 से 7 हो जाएगा, तभी ना 8 7 56 पहले भी था और 8 7 56 बाद में भी 1:1 है ना। तो चौड़ाई जो है 8 से 7 यानी घटाना पड़ेगा, 8 से पहले था तो अब 7 करना पड़ेगा। तो कितना आपने घटाया, 1 घटाया, कितना पे 8 पे, तो 1/8 का मतलब कितना 12.5%। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप बनाइएगा, और मैंने जो ट्रिक बनाया है वो भी बेस्ट तरीका है, आप एग्जाम में डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। उस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको डिस्कस किए हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा वहाँ पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलसीए बेसिव का क्वेश्चन है। क्लियर है। कह रहा है कि 14 आम है, 121 केले हैं और 11 सेब है, उन्हें एक कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्तियों में समान संख्या में फल हो। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना कि सभी पंक्तियों में समान संख्या में फल हो, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इन तीनों का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में इस प्रकार का फल हो, पंक्तियों का न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो अगर एचसीएफ आप निकालिएगा 44 और 121 का और 11 का, तो वो कितना होगा 11 होगा। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट दे। अब फ्रैक्शन में से भी 44 को लिखिएगा कितना 11 इंटू 2 इंटू 2 लिखिएगा, 121 को 11 इंटू 11 लिखिएगा,
और 11 को क्या लिखिएगा 11, तो तीनों में कॉमन क्या है 11 है, तो एसीएफ क्या आया आपका, एसीएफ आ गया 11। अब क्या कीजिएगा पंक्तियों की न्यूनतम संख्या निकालना है, ठीक है, प्रत्येक पंक्ति में इतना, ठीक है, पेड़ है, तो पंक्तियों का न्यूनतम संख्या कितना 44 और बटा में 11 करिएगा तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है, ये आम का हो गया। और 121 बटा में 11 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 11, और 11/11 करिएगा तो वह 1, तो टोटल पंक्तियों का न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा 11 4 15 और 1 कितना 16। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत सारा आपको हम डिस्कस किए हुए हैं। डायरेक्ट इसको मुंह जबानी बना सकते हैं कि एक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जा रही है। 10 साल में कोई धनराशि है, आपने जो 100 रुपया जमा किया था, ठीक है, तो 10 साल में वो क्या हो जा रही है 200 रुपया हो जा रही है, 100 का 200, क्या 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, ठीक है। बाबू पीसफुल हो, थोड़ा-सा शांत रहो। अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और तुम एकदम नीचे पे आ गए हो। अभी हम समझा रहे हैं, हमको भी है कि 4 गुनी यहाँ पे कह रहा है, ठीक है? और इसका आंसर कितना होगा? 20 साल आंसर होगा, ठीक है? बट तुमको तो समझाना भी तो हमें है, ठीक है? क्वेश्चन्स क्या कह रहा है बाबू? फिर से बताते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जा रही है। मतलब कहने का मतलब कि आप अगर ₹1 डालते हैं तो 10 साल में कितना हो जा रहा है? ₹2 हो जा रहा है, ठीक है? तो कह रहा है कि वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए सबसे बेस्ट जो तरीका है ना मुँह ज़बानी आपको बनाने के लिए बता रहे हैं कि आप सबसे पहले कि स्वयं की दुगनी हो रही है, ठीक है? और इसके बाद 4 गुनी पूछ रहा है, तो 4 को 2 के फॉर्म में आपको तोड़ना है, तो आप 4 को क्या लिखिएगा 2 स्क्वायर, ठीक है? और ये कितना साल में हो रहा था? 10 साल में। 10 साल में हो रहा था, तो 10 को और 2 को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 20, आपका आंसर हो जाएगा 20 साल। क्लियर? आप ऐसे भी सोच सकते हैं देखिए, अगर 1 यूनिट था, ठीक है? तो 10 साल में आपका 10 साल में 2 हो जा रहा है, ठीक है? तो फिर अगर आप 10 साल लगाइएगा, तो 10 साल में फिर क्या हो रहा है? दुगना हो जा रहा है, मतलब 2 का दुगना यानी 4 हो जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने साल के बाद 4 गुनी हो जाएगी? तो 10 साल और 10 साल, 20 साल में 4 गुनी हो जाएगी। आया समझ में? लेकिन सबसे बेस्ट जो तरीका है डायरेक्ट आप देखिए कि यहाँ पे दोगुनी हो जा रही है और यहाँ पे 4 गुनी हो जा रही है। तो 4 को आप लिखिएगा 2 स्क्वायर, तो जो स्क्वायर में जो संख्या है ना, यहाँ पे ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 10 × 2 यानी कि 20 साल हो जाएगा। क्लियर है? तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% प्राप्त किया। बाबू एक जो था विद्यार्थी स्टूडेंट था, पढ़ाकू स्टूडेंट था, 75% ला दिया। क्लियर है? और कह रहा है कि उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त होता है। एक दूसरा स्टूडेंट है, थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है, वीक है पढ़ने में, तो वो क्या ला रहा है 60% ला रहा है। तो कह रहा है कि जो 60% स्टूडेंट लाया है उससे 30 नंबर ज्यादा लाया है ना? तो कह रहा है कि परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, ठीक है? मतलब मैक्सिमम प्राप्तांक कितना हो। अच्छा एक चीज़ बताइए, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन बनाते कैसे हैं अब आप हमको देखिए। देखिए 75% लाया तो है एक स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट जो है 60% लाया है। अगर इसको 75% जो लाया है, 60% वाला से 30 ज़्यादा लाया है, ठीक है? अगर हम इसको और 30 दे दें, तो दोनों बराबर नहीं हो जाएगा, हाँ? तो देखिए 75% परसेंट को परसेंट की तरफ लाते हैं, 75 में से 60 गया जाएगा तो कितना 15%, और 15% का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 30/15 2, तो 100% मैक्सिमम प्राप्तांक का मतलब कितना 100%, और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। तो ये सब क्वेश्चन जो है मुजवानी बनाने वाला क्वेश्चन है, बस समझाने के लिए हम बोर्ड पे इतना लिख रहे हैं। हम डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि इसको घटाइएगा 75 में से 60 तो 15, 15% का वैल्यू हो गया 30, तो 1% का वैल्यू 2, तो 100% का वैल्यू कितना 200, ठीक है? तो इस तरह का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि पेन कॉपी की जरूरत है ना? तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो इसी तरह से आप लोग जो है मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी आप लोग को। देखिए, ये क्वेश्चंस भी मैं हर बार बता रहे हैं कि जितना भी हम सेट डिस्कस करवा रहे हैं एसएससी जीडी का, तो हर सेट में 3 से 4 क्वेश्चंस जो है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस को आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे और ब्रैकेट में सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन है, तो डिवीजन का क्रिया करेंगे। 72/24 कितना हो जाएगा? 24 तिया 3, ठीक है? तो 175 × 3 करिएगा और +5 जोड़िएगा इसमें, ठीक है ना? और 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा
और 2 से लास्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा। जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा, थोड़ा सा 1 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं। बनाइए, जो लोग ऑफलाइन है जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। चलिए, मोबाइल निकाल रहा है बदमाश और मोबाइल से कैलकुलेशन करेगा। देखो इधर, चलो यहाँ पे कितना आ जाएगा 175, और यहाँ पे 24 या 72 हो गया ना, 3 और प्लस 5, यहाँ पे 20, छोड़ दो इधर, सब सब लोग इधर देखिए, भागा यहाँ पे 2 है, 175 इसमें 3 की जगह तो पच्चीस 15, हाथ में लगा 1, 21 और 22, हाथ में लगा 2, 3 2 5, 525 आ गया। और 525 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट 530 से लिखते हैं, ठीक है, स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पे 530 हो गया और इंटू 20, ठीक है, डायरेक्ट भागा ही कर देते हैं 2 से, तो यहाँ पे कट जाएगा, तो कितना 5300। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एसएससी जीडी का ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए, कह रहा है कि 8 दिन तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अब भी केवल 10% काम पूरा हुआ। वाह! 8 दिन तक काम की और काम करने के बाद 8 दिन का पता चला कि जो काम करना था 100%, ठीक है? काम कितना? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। 100% काम करना था या फिर 1 यूनिट काम करना था, तो 100% में वो 8 दिन तक काम की ना, तो वो तब उसको पता चला कि हम सिर्फ टाइम पास कर दिए और सिर्फ जो काम करना था, अभी 10% ही काम बचा हुआ है ना? तो कहने का मतलब ये है कि क्या है, राखी है, तो 8 दिन में 10% काम की, यानी कि उसको टोटल काम करने में कितना दिन टाइम लगेगा? अरे 8 दिन में 10% कम की तो 100% काम करने में 80 दिन लगेगा। 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, एक-एक नियम से बनाते हैं, है ना? यानी कि राखी अगर अकेले काम करेगी बाबू, तो कितना दिन टाइम लगेगा? 80 दिन लगेगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि अब पूनम को काम पे रखती है। उसको कोई काम करने के लिए तो दे दिया था कि जल्दी से काम करो प कंप्लीट, और 8 दिन जब बीता तो देख रही कि वो तो काम 10 ही % हुआ है। तो अब वो क्या की कि अपने दोस्त को बुलाई पूनम को कि जल्दी से आओ और काम को कंप्लीट किया जाए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वो पूनम को काम करने पे रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। अच्छा, उससे ज़्यादा अधिक कुशल है, ठीक है? फास्ट काम करती है। कितना फास्ट करती है? 20%, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 1/5। यानी यहाँ पे राखी है और यहाँ पे पूनम है, ठीक है? तो 20% अधिक कुशल है, जो राखी से। अगर राखी का जो एफिशिएंसी 5 है, तो पूनम का एफिशिएंसी कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, दैट मीन्स 6 है। बात आ रही समझ में? यहाँ पे राखी और पूनम का जो एफिशिएंसी का मेरा अनुपात आया, ये समझ में आया बाबू सबको? 5:6 हुआ। अब कह रहा है कि शेष काम को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे? शेष काम का मतलब कितना? 10% तो काम कर दी थी, तो काम कितना बचा है? 90%। 90% का मतलब 9/10। 1/10, 1 यूनिट अगर हम काम मानते हैं, तो 1/10 वो काम कर दी है। तो शेष कितना काम बचा? 90%। 90% का मतलब 9/10 काम बचा हुआ है। ठीक है? एकदम बेसिक से समझाने का कोशिश कर रहे हैं हम आप लोग को। देखिए, अब हमको देखिए बताइए कि 80 दिन में जो राखी है काम को कर रही है, पूरा काम, और राखी का जो एफिशिएंसी है कितना है? जब मैंने आपको टाइम एंड वर्क बताया था, तो एक चीज़ बताया था कि टोटल वर्क आप देखिएगा, तो टोटल वर्क क्या होता है बाबू? टोटल वर्क इक्वल टू होता है, एक एक दिन में जो काम करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। आप एक दिन में जितना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, वो आपकी एफिशिएंसी होगी। तो अगर राखी की एफिशिएंसी की बात करें, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करती है और टोटल लगाती है 80 दिन, यानी टोटल वर्क होगा इतना, 5 इंटू 80। ठीक है? अब बोल रहा है कि दोनों अब मिल के जो काम कर रही है, 90% जो काम बचा हुआ है, तो उसे कितना दिन में करेगी? तो तो हम क्या करेंगे? वर्क को डिवाइड कर देंगे किसी से? एफिशिएंसी से, ठीक है? तो टाइम निकालने के लिए, रेस्ट टाइम निकालने के लिए, ये तो टोटल वर्क था ना, इतना वर्क थोड़े हमें कराना है, 9/10 ही भाग इसका कराना है ना? हाँ? और एफिशिएंसी दोनों का कितना है? 6, 5, 11, 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 काट दें, तो कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, और 40 इंटू 9, 360। क्या हुआ, नींद आ रही है? नहीं ना? देखिए, कोई याद आ रहा है? 8 पचे 40 और 40 इंटू 9 करेंगे तो 360/11 रेस्ट काम करने में। ठीक है? टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल वर्क, या फिर जितना वर्क काम करना है, 90% ही वर्क काम करना था, तो इसका 90% टोटल वर्क तो था, 5 इंटू 80 था, और उसका 90% का मतलब 9/10, ये हो गया वर्क, और इफिशियंसी दोनों मिलकर काम कर रही है,
तो इसके एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। नहीं, एक दिन में 11 काम कर रहा है, तो इतना काम करने में कितना टाइमिंग लगेगा? 11 से डिवाइड कर देंगे, ये तो सिंपल सा चीज़ है ना? तो आपका आंसर कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 360/11। क्लियर? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 रुपया है और उसे 25% की छूट दी जाती है। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना है? ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। अंकित मूल्य मान लीजिए आपका एक्स है और 25% का डिस्काउंट दे रहा है। कोई सामान आप मार्केट में लेने के लिए गए और दुकान वाला बोला कि 25% डिस्काउंट देंगे, तो 25% डिस्काउंट मतलब दिया कितना में? 75% में। तो एक्स का 75% मतलब 75/100 ये बराबर है किसके? 5,175 के। ठीक है? तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा 5,000। देखिए बाबू कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा, आप लोग फास्ट करिए, ठीक है? हम तो यहाँ पे वन बाय वन स्टेप वाइज स्टेप तोड़ के बता रहे हैं आपको, ठीक है? लेकिन आप लोग को एग्जाम में जो है कैलकुलेशन को फास्ट रखना पड़ेगा, ठीक है? कितना से काटिएगा? 3 से काटते हैं, 25 तिया 75, 3 से इसको काटिएगा तो 17 तिया 51 ना, 3 दूनी 6 हैं और 5, 5 से काटिएगा, 25 से भी काट सकते थे, डायरेक्ट देखिए 5 से काटते हैं, तो 5 तिया 15, 5 चौके 20 और 5 है ना? तो ये काटिएगा तो कितना मिनट में कटेगा? 6 5 30 और 9 ठीक है? 69 आ गया तो 69 सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है? देखिए, कह रहा है कि एक ये जो क्वेश्चंस था ये सबको समझ में आया ना? चलिए ठीक है। आर को एक कामों को 90 दिन में पूरा कर सकता है। कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिन में पूरा करेगा? तो मुंज़बानी क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन बनाने वाला दिया ही नहीं है। 90 दिन में पूरा काम कर रहा है, 90 दिन में 100% काम कर रहा है, तो 45 दिन में यानी आधा दिन में, ठीक है? 90 का आधा 45 दिन में कितना परसेंट काम करेगा? 50%, है ना? नहीं, 90 दिन में पूरा काम कर रहा है यानी 100% काम कर रहा है, तो 45 दिन में कितना काम करेगा? 50%, ठीक है? ये बताइए क्वेश्चंस बकलोल वाला क्वेश्चन जो एसएससी जीडी का पूछा हुआ है, ठीक है? देखिए आते हैं नेक्स्ट। देखिए ये भी बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना? तो पहले ब्रैकेट का क्रिया करेंगे तो 33 और 7 कितना हो जाएगा बाबू? हाँ? 40 और 44 भागा 2 इतना टाइम लगाओगे बाबू 22 और इंटू 25 50 25 अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा? कहाँ? 44 भागा 2 है ना? कहाँ? सही है, ठीक है। 33 और 7 यहाँ पे करेंगे ना 40 हो गया ना और ये 40 नहीं होगा बाबू और ये कितना हो जाएगा 22 नहीं होगा और ये 25 नहीं होगा और सब तो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे तो गुना कर लीजिए 25 चौके 100 तो 2200 और 2200 कैलकुलेशन करने के लिए देखो बदमाश ये जो है मोबाइल का यूज कर रहा है। मोबाइल का यूज नहीं किया हो सामने बैठे हो पिट जाओगे अच्छा से। देखो इधर एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 93% है। अच्छा, नहीं 93% उत्तीर्ण हुए। जितने स्टूडेंट परीक्षा में उपस्थित थे, उसका 93% जो है उत्तीर्ण हुए और 9,275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो कह रहा है कि परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, तो मुज़बानी भी बना सकते हो, है ना? मतलब 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 93% यानी 7% अनुत्तीर्ण हुए। आप कह रहे हो 7% अनुत्तीर्ण हुए, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 9,275 तो 7% का वैल्यू कितना होता आया समझ में? 93% उत्तीर्ण हुए यानी कि 7% फेल हो गए तो 7% का वैल्यू कितना दिया 9,275 तो पूछ रहा है परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 100% का वैल्यू पूछ रहा है तो 100% का वैल्यू कितना होगा 9,275 को डिवाइड कर देंगे 7 से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यही ना तो इसको 7 एकम 7 8 9 2 ठीक है 17 21 ठीक है हाँ 7 दूनी 14 कितना 1325 ना ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा ठीक है बहुत इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था चलिए एक वर्ष में सपना की औसत मासिक व्यय जो है प्रथम 3 महीनों के लिए इतना रुपया 1,100 रुपया है और अगले 5 महीनों के लिए 1,000 रुपया है और अंतिम 4 महीनों के लिए 1,200 रुपया था
यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपया थी तो सपना की औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले तो देख लेते हैं कि एक वर्ष में सपना का जो है औसत आय पूछ रहा है, तो आय बराबर कितना होगा, खर्च प्लस बचत। अरे जितना आपकी आय है उसी में तो कुछ खर्च करोगे और कुछ बचा लोगे। तो ये तो कह रहा है कि उसका वार्षिक बचत यानी एक साल में इतना रुपया बचत कर रही है, 1300 रुपया। देख लेते हैं कि एक साल में खर्च कितना कर रही है। तो पहले 3 महीना में 1100 रुपया खर्च कर रही है औसत। तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा, औसत इंटू सम। आपको पता है ना कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम और बटा में कितना, नंबर। ठीक है, तो सम निकालना है, थोड़ा सा शांत रहिए। सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर से। तो 3 महीना का इसका जो औसत था कितना था, 1100 था। तो टोटल 3 महीना में कितना खर्च हुआ, हाँ डायरेक्ट कैसे निकाले, 3 महीनों के लिए 1100 रुपया है। ठीक है, तो 3 महीने में टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 1100 इंटू 3। ठीक है, इतना 3300। और 5 महीनों के लिए औसत खर्चा कितना है, 1000 है। यानी टोटल 5 महीने में खर्च कितना हो गया, 5000, है ना। और कह रहा है कि अंतिम 4 महीनों में 1200 है। तो टोटल कितना हो जाएगा 4 महीने में, 1200 इंटू 4, 4800। ठीक है, तो ये टोटल खर्चा एक साल का हो गया। एक साल का टोटल खर्चा, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3000, 5000, 8000, 8000, 4000, 12, 12000 और 8 3 11, 13100, 13100 ना। ये आपका हो गया खर्च। और बचत कितना कर रहा है सलीना, ये बचत दे रहा है कितना, 1300। तो टोटल कितना हो जाएगा, 004। ये टोटल जो है ना, इसका एक साल का इनकम है। लेकिन यहाँ पे इनकम कह रहा है कि औसत मासिक इनकम, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी होगा ना, ऑप्शन नंबर डी दिख नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा, 1200। ठीक है, देखिए आप फास्ट बनाइएगा तो इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए आपको हम लिख रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में आप डायरेक्ट करिएगा, ठीक ना। फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए कह रहा है कि किसी धन राशि पर 40 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज जो है उस धनराशि का, तो धनराशि अगर हम 5 मान लेते हैं तो साधारण ब्याज कितना है, 2 है। तो कह रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो आपकी क्या होती है, धनराशि आपकी हो गई 5 और एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 2। आपको पता है एसआई इक्वल टू क्या होता है, पीआरटी और बटा में 100। तो यहाँ पे पुट कीजिएगा 2 इजकल टू 5 इंटू आर का तो वैल्यू फाइंड आउट करना है, और टी जो है 40 साल दिया हुआ बटा में 100, है ना। तो आपका कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 2 से कट जाएगा। ठीक है, और ये 4 भी 2 से कट जाएगा, 2 इंटू 2 4। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 1%। क्लियर, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है इजी है। देखिए ए और बी दोनों मिलके 5000 रुपया प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ी बेचते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन स्टैंडर्ड लग रहा है। ए 25% का लाभ अर्जित करता है जबकि बी को 10% की हानि होती है। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। क्लियर है, ए को जो है 25% का लाभ अर्जित करता है जबकि बी जो है 10% की हानि होती है। लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य जो है ना, यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी दोनों 5000 रुपया प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ी बेचते हैं। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, 5000 रुपया है। ठीक है, लेकिन ए 25% की हानि का मारा है कर रहा है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। यानी 4 रुपया में अगर ये खरीदा है, ठीक है, तो 1 रुपया की हानि, डेट मीन्स 5 में ये बेचा है। थोड़ा डिटेल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बात है समझ में। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब 4 रुपया में खरीदा है तो 1 रुपया का लाभ हो रहा है। डेट मीन्स 5 रुपया में बेचा होगा, लेकिन आप कह रहे हो कि कितना में बेचा है, 5000 में बेचा है। ठीक है, 5 का वैल्यू 5, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। तो हम क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं, तो 4 का वैल्यू, इसका क्रय मूल्य कितना है, 4 है ना। तो 4 का वैल्यू 4000 आ गया। यानी कि ए का जो क्रय मूल्य है कितना है, 4000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं। अब कह रहा है कि बी को 10% की हानि होती है। तो 10% का जो वैल्यू होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 रुपया में खरीदा है तो 1 रुपया की हानि, डेट मीन्स 9 रुपया में बेचा है। क्योंकि हानि हो रही है ना, तो 9 का वैल्यू कितना, आप कह रहे हो कि 9 रुपया में बेचा है, क्वेश्चन में कह रहा है 5000 रुपये में बेचा है। क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000। तो एक का वैल्यू 5000 बाई 9।
हमें इसका क्रैमोल निकालना है, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 का वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5000, देखो जीरो बैठा दो बटा में 9। ओवरऑल हमें पूछ रहा था ना कि ए और बी के क्रैमूल का अनुपात पूछ रहा था, इसलिए हम काटेंगे भी नहीं, ऐसे ये 9 से कटेगा भी नहीं। तो क्रैमूल का जो अनुपात है यहाँ पे हम लिखते हैं ए और बी का क्रैमूल का अनुपात। इसका क्रैमूल था कितना 4000 और इसका क्रैमूल कितना है 50,000, ठीक है, बाई 9। 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे काट दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए ना मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 चौका 36 हो जाएगा और अनुपात 50। 2 से काट दीजिए, 18 दूनी 36 और 25, 18 और अनुपात 25। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऐसे समझ में सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। सबसे इजी तरीका एक और तरीका है, हम उसको भी बता देते हैं। ट्रिक पढ़ोगे तब नहीं समझ में आएगा, डायरेक्ट ट्रिक कैसे समझ में आएगा। देखो ऐसे बताने का कोशिश करते हैं, एक शॉर्ट मेथड भी है, ठीक है, ये मेथड भी समझने का कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे जो कह रहा था ना कि दोनों विक्रय करता है ना, तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है और कितना है 5000 है, उससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि बस बराबर है और ए को जो है 25% का लाभ हो रहा है, 25% का क्या हो रहा है बाबू, प्रॉफिट हो रहा है। 25% का वैल्यू 1/4 यानी 4 रुपया में खरीदा है तो 1 रुपया का लाभ यानी 5 रुपये में बेच रहा है। और बी को जो है 10% की हानि होती है और 10% का वैल्यू कितना होगा 1/10, ठीक है, यानी 10 रुपया में खरीदा है तो 1 रुपया की हानि यानी 9 रुपया में बेच रहा है। अब देखिए यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, यहाँ पे सीपी लिखते हैं, यहाँ पे एसपी लिखते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस लिखते हैं। क्लियर है? तो ए जो है 4 रुपया में खरीदा है और 1 रुपया ज्यादा रुपया में बेच रहा है, दैट मीन्स 5 रुपया में बेच रहा है, ठीक है, क्लियर। और बी जो है 10 रुपया में खरीदा है और 1 रुपया का लॉस यानी 9 रुपया में बेच रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे इसको मत लिखिए, प्रॉफिट लॉस से हमको मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि अनुपात पूछ रहा है किसका, क्रय मूल्य का। तो अब हमको देखिए, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है, तो पहले हम विक्रय मूल्य को बराबर करेंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य को बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब तुम्हारा मूड लगता है सही नहीं है रोशन, कुछ याद आ रहा है क्या, बात नहीं ना, ऐसा कुछ टेंशन नहीं ना हुआ है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य दोनों का बराबर हो गया 45-45, इसको इग्नोर कीजिए। अब जो है कह रहा है कि ए और बी का क्रय मूल्य का रेशियो पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, नचो का 36 और अनुपात 50, यही आया था ना 18:25, क्लियर है समझ में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में, एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है, ठीक है। तो यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 320 है, तो कह रहा है कि और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। प्रत्येक रेलगाड़ी जो है, दोनों रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे कह रहा है कि बराबर है, यानी V1 जो है ये बराबर है V2 के। और जब भी विपरीत दिशा की बात होगी ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात होगी। रिलेटिव वेलोसिटी इसका क्या होगा, यहाँ पे V1 प्लस V2 होगा। रिलेटिव वेलोसिटी V1 प्लस V2 है ना। रिलेटिव वेलोसिटी इसका टू क्या होगा, डिस्टेंस और बटा में टाइम, है ना, क्लियर। तो V1 प्लस V2 इसकल टू डिस्टेंस कितना है, दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे को पार करना है, यानी तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे 320 प्लस 320, है ना। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि एक रेलगाड़ी यहाँ पर है, ये मान के चलिए, और एक रेलगाड़ी ये है, तो दोनों को पार करने में कितना टाइमिंग लग रहा है, यानी दोनों की लंबाई को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये यहाँ से चलना स्टार्ट कर देगी, जब यहाँ पे आ जाएगी तब जा करके वो, ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 320 और 320 640 हो गया, और डिवाइड कर देंगे टाइम से यानी कि 18 सेकंड से, है ना। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में आ रहा है। ये आपका क्या आया मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 18 और 18 कट जाएगा, और इसको 5 से कटाइएगा तो कितना, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10 और 8 पचे 40, 128 आ गया। और पूछ रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, तो प्रत्येक रेलगाड़ी तो बराबर है उसका चाल, ठीक है। तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 128/2, चूंकि दोनों बराबर है, V1 और V2 बराबर है, तो 2V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 128, तो V1 इक्वल टू 128/2 यानी कि 60
किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सबको समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, इतना डिटेल में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, और इस क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, एवरेज निकालना है, और सबको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुष की एज जो है 26 है, 25 है, 21 है, 29 है, 24 है, 28 है, 22 वर्ष है, तो उनकी औसत एज कितनी होगी। तो सबको पता है औसत निकालना। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम इज इक्वल टू नंबर, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 सबको जोड़ दीजिए, और उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 7 से, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, कितना आएगा जल्दी बताइए, आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। अब कैसे आया हम बताते हैं, एक और मेथड बताते हैं जो सबसे बेस्ट मेथड है, ये एवरेज वाला मेथड पुराना हो गया, हम डिविएशन मेथड बताते हैं, ठीक है। और डिविएशन मेथड समझने का कोशिश कीजिए, थोड़ा डिटेल में हम बताएंगे आपको। यहाँ पे है 26 और 25, 21, 29, 24, 28, कोई भी संख्या नहीं छोड़े, दो, दो चार, दो छः, एक साथ, ठीक है ना। सबसे ये लिखे, डिविएशन मेथड में क्या करना है कि कोई भी एज अपने से खुद से मान लीजिए, ठीक है। मोटा मोटी आप देख लीजिए कि एवरेज कितना होना चाहिए। 21 नहीं लेंगे क्योंकि 21 सिर्फ एक है, बाकी तो सब 21 से बड़ा है। 22 भी अगर लेते हैं तो 22 से सिर्फ एक जो है छोटा है। हम एवरेज आप ही बताइए कितना लेना चाहिए, एवरेज खुद से एक मान लीजिए, 22 ले लीजिए या 25 ले लीजिए, या फिर चलिए 25 ले लेते हैं। रोशन बोला कि सर 25 आप ले लीजिए, चलिए हम मान लेते हैं कि हमारी एवरेज जो है वो 25 है, लेकिन आंसर ही 25 है हमारी। चलिए हम दोनों दो बार हम समझाएंगे, एक और मानेंगे। हमारी एवरेज कितनी है, 25 है। अच्छा, यहाँ पे एवरेज 25 है, लेकिन इसका जो एज है कितना है, 26 है, यानी एक ज्यादा है। यानी हमने जो माना है 25 एवरेज, तो पहला जो खिलाड़ी है उसका एज कितना है, 26 है, यानी एक ज्यादा है, ठीक ना। तो एक यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, ये 25 से 25 कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एवरेज ही 25 माना है, और इस खिलाड़ी का भी एज कितना है, 25 है, इसको इग्नोर कीजिए। लेकिन ये तीसरा जो खिलाड़ी है उसका एज कितना है, 21 है, यानी कितना कम है, 4 कम है, तो -4 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ 29 25 से कितना ज्यादा है, हाँ 4 ज्यादा है। 24 है, कितना कम है, 1 कम है। यहाँ पे 28 है, कितना कम है, 3। और यहाँ 22 है, कितना कम है, हाँ 3 माइनस कर देते हैं। अब देखिए माइनस कितना है, 4 1 5 और 5 3 8, और इधर प्लस कितना है, 4 और 3 7 और 1 8, तो सब कट गया, यानी प्लस माइनस सब कट गया, यानी हमारे जो एवरेज माने थे 25 वो राइट आंसर है। क्लियर, हम्म, इस तरह से बनाते हैं। अगर एक बार और थोड़ा सा मान के हम दिखा देते हैं, नहीं हम 22 मानते हैं। देखिए देखिए, अगर आप 22 मानिएगा, अगर हम मान लेते हैं कि हमारी एवरेज में एज है कितनी है, 22 है, ठीक है। अब देखिए 22 तो आपने मान लिया, लेकिन पहला जो खिलाड़ी है उसका एज कितना है, 26 है, तो कितना ज्यादा है, तो 4 इसमें कर दीजिए ऐड। और 25 है, 25 कितना ज्यादा है 22 से, 3 ज्यादा है। और यहाँ पे 21 कितना कम है, 1 कम है। 29 कितना ज्यादा है, हाँ 7 ना। और 24 जो है कितना ज्यादा है, 2। 28 कितना ज्यादा है, हम्म, और 22 है तो 0 ज्यादा है, तो इसको हटाइए, ठीक है ना। अब देखिए ओवरऑल कितना ज्यादा है, यहाँ पे मान के चलिए कि 6 2 8, और 8 7 15, 15 में से 1 हटा दीजिए, 14, 14 3 17, 21, 21 ज्यादा है। आपने अब माना है 22 और 21 ज्यादा है, तो 21 सब में बटेगा, कितने लोगों में, 7 लोगों में बटेगा, ठीक है। तो 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 22 + 3, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऐसे समझ में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। पूछ रहा है m अनुपात n का वैल्यू दिया है 9:6, और m + n अनुपात m - n, तो डायरेक्ट यहाँ पे m + n करिएगा तो 6 और 9 15, और 15 बटा में 9 - 6 कीजिए 3, तो 15:3, दैट मीन्स 5:1। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आया सबको समझ में, नहीं नहीं आया समझ में बदमाश को। m/n का वैल्यू कितना है, 9:6।
तो m को 9 आप मानिए और n को 6 मानिए। इसके बाद कह रहा है m प्लस n और बटा में m माइनस n। तो 9 प्लस 6 और 9 माइनस 6, 9 6 कितना 15 और यहाँ 3, 5 अनुपात 5 अनुपात कितना हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य जो है 2000 रुपया है। अंकित मूल्य जो है कितना है बाबू 2000 रुपया है और कह रहा है कि 20% का छूट देंगे और x% का एक बार फिर से छूट देता है। क्रमिक का मतलब होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव डिक्रीज वाला कंसेप्ट देखिएगा, प्लेलिस्ट में हम बहुत सारा क्वेश्चन उस पर डिस्कस किए हैं। क्लियर है। अंकित मूल्य आपका 2000 रुपया है और 20% का छूट दे रहा है। आप फिर कह रहा है कि x% का छूट दे रहा है। इसके बाद कुर्सी का जो मूल्य है 1400 रुपया में बेची जाती है, तो x का मान कितना है। देखिए सबसे बेस्ट मेथड जो है, आप हमको बताइए कि 2000 रुपया का अंकित का कुर्सी का मूल्य है और 20% छूट का मतलब कितना परसेंट पे देगा। आपको कोई दुकानदार बोले कि हम 20% छूट दे रहे हैं, दैट मीन्स देख कितने में रहा है, जो अंकित है उसका 80%। 80% मतलब 2000 कीमत था तो उसका 80%, तो 80/100 लिखिए, या फिर 80% का वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में 4/5 होता है, तो 4/5 लिखिए। चलिए ठीक है, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 1600। ठीक है, एक और छूट दे रहा है और उस छूट के बाद इसका कीमत कितना हो जा रहा है 1400। ठीक है, तो दूसरा वाला छूट का वैल्यू हमें निकालना था कि वो कितना छूट दे रहा है। अब कुर्सी का जो मूल्य है मान के चलिए 80% में देने के बाद, यानी 20% पहला डिस्काउंट देने के बाद उसकी कीमत हो गई 1600 है। दे रहा है कुर्सी कितना में 1400 में, यानी कितना का छूट दे रहा है 200 का, कितना पे 1600 पे। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये कितना मर्थ में कटेगा 8 मर्थ में, और 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 12.5, 12 से 1/2%, तो यानी दूसरी छूट जो है कितनी है 12.5% है। क्लियर। या फिर आप ऐसे भी बना सकते थे, आपको पता है, इसको मिटा दे, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते थे। लेट प्रोसेसिंग कर रहा है ये तो मिट ही नहीं रहा है। देखिए आप यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है बाबू, यहाँ पे अंकित मूल्य आपका 2000 है, 2000 है और 20% का छूट दे रहा है, यानी 80% पे दे रहा है, और 80% का वैल्यू कितना हो गया 4/5। और दूसरा छूट मान लेते हैं कि x है, तो 100 माइनस x% पे इसका देगा, और इसके बाद कितना आ जा रहा है 1400। क्लियर है। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक है, कैलकुलेट करिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12.5%, है ना। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन जो पहले वाला मेथड बताया वो भी बेस्ट मेथड था। आपको जैसे समझ में आ रहा है बनाइएगा। फिर आप लोग से मिलते हैं कल के क्लास में, और कल के क्लास में भी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।